हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग के पर्टिकुलर सी असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर की जो एग्जाम होने वाला है, या फिर जो बच्चे बिहार में जो क्लर्क की वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों के लिए इनकम टैक्स की आपकी सीरीज में लेकर के आ रही थी, जिसमें कि 200 क्वेश्चन की सीरीज थी। तो 90 तक क्वेश्चन हो गए थे। अब इसमें और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 91 से आपके स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को करा दूंगी, जिसमें कि सेक्शंस भी इंक्लूड होंगी और जो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं वो भी रहेंगे। जिन बच्चों ने प्लेलिस्ट वीडियोस नहीं देखी है जरूर से देख लीजिएगा। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से। आइए शुरू करते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। लेकिन जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। सेक्शन की वीडियोस आ रही हैं आप लोग के लिए रेगुलर, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ है आपका उसी का बेस्ड है, उनको जरूर से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम पर्पज आपकी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए नई वीडियो शुरू करते हैं। और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है तो 91 हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं आपके। Employers provides a car below 1.6 liter capacity along with a driver to X party for office, partly for official and partly for personal purpose। यानी कि क्या कह रहा है कि employers provide, जो नियोक्ता है, हिंदी में भी मैं आप लोगों को समझा दूंगी। जो नियोक्ता है उसने प्रोवाइड कराई है एक कार जो कि 1.6 लीटर कैपेसिटी से कम है, बिलो दे रखा है। अलॉन्ग विद द ड्राइवर, यानी कि जिसमें ड्राइवर भी है, जो कि एक्स जो है वो अपने खुद के लिए भी यूज करता है और ऑफिशियल यूज के लिए भी यूज करता है। द एक्सपेंसेस इंक्वर्ड बाय द कंपनी, क्योंकि एक्सपेंसेस हैं व्यय हैं वो कंपनी जो कर रही है। रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कर रही है 32,000 32,000 की, और ड्राइवर की सैलरी यानी कि जो ड्राइवर का वेतन दिया जा रहा है वो 36,000 का। आपको बताना है कि सुविधा का मूल्य क्या होगा, कर योग्य सुविधा का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर इससे मतलब नहीं है कि क्या कितना एक्सपेंस कर रही है, क्या चल रही है। आपको जो ये देखना है कि सुविधा का मूल्य कितना होगा। और बस आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। पहली चीज तो ये है कि जो ड्राइवर होता है, अगर ड्राइवर भी प्रोवाइड कराया जा रहा है तो उसकी जो सैलरी होती है वो कितनी हो जाती है आपकी, 900 रहती है पर मंथ। 900 पर मंथ, और यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई कर देना है 12 से, क्यों, क्योंकि आपको निकालनी है वार्षिक। हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,800, ये आपका फिक्स रहेगा अगर ड्राइवर है तो। अब चाहे वो कार छोटी हो या बड़ी हो, क्योंकि बिलो 1.6 लीटर है, मीन्स क्या है, छोटी कार है। अगर इसके अबव होता तो क्या हो जाता, बड़ी कार हो जाती। इसको ध्यान में रखना है आपको। तो छोटी कार है यहाँ पर। और खर्चे जो हैं, जो एक्सपेंसेस जो कौन कर रहा है, कंपनी कर रही है। जब कंपनी कर रही होती छोटी कार है तो कितना हो जाएगा, 1800। 1800 बनेगा। और अगर बड़ी कार होती, यानी कि अगर बिग कार है, साथ समझ लीजिए, तो अगर बिग होगी तो कितना हो जाएगा, 2400 पर मंथ हो जाता है। और अगर छोटी गाड़ी होती है, स्मॉल कार होती है, तो वहां पर आपका 1800 पर मंथ हो जाता है, अगर खर्चे एक्सपेंसेस जो है वो कंपनी कर रही है तब। इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा, अगर एक्सपेंसेस कंपनी के द्वारा किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, बिलो 1.6 है तो वो हो जाएगी आपकी छोटी कार। तो कितना हो जाएगा, 1800 पर मंथ। यहाँ पर 1800 है, इसको आपको मल्टीप्लाई 12 से कर लेना है। 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1800 गुणे 12। तो हम टैक्सेबल निकालेंगे, यहाँ पर टैक्सेबल पार्ट निकाल रहे हैं हम। उसके लिए हमको 1800 मल्टीप्लाई बाई 12 करा जाएगा। कितना आ जाएगा, इसे आप 0 से 0 आ जाएगा। 8 टाइम्स जाएगा तो 6 आ जाएगा। 9 कैरी करेंगे, 12 इंटू 1 12 हो जाएगा। 9 जो कैरी किया था 21 हो जाएगा। 21,600 हो गए। और यहाँ पर हमने ड्राइवर की सैलरी ऑलरेडी निकाल ली थी, इसको ऐड कर लीजिए 10,800। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। 1 कैरी किया तो 2 यहाँ पर आएगा, और 3 32,400, यानी कि 32,400 रुपए जो होंगे वो आपके सुविधा का मूल्य हो जाएंगे, टैक्सेबल होंगे। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो बहुत ही सिंपल है निकालना, बस आपको ये रूल याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि कैसे निकाला जाता है। इसको अभी मैं आप लोग के जो हेड की वीडियोज आएंगी अलग से, जैसे कि अभी मैंने बताया भी था, तो उसकी वीडियो में ही इसको भी मैं आप लोग का ऐड कर दूंगी। तो वहां पर और डिटेल में आपको समझ में आएगा कि जब इसकी सुविधा का मूल्य निकाला जाता है तो कैसे निकाला जाता है। आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव इज गिवन बाय डैश ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में आया हुआ है कि जो अर्जित अवकाश होता है वो किस जो गिवन दिया जाता है, अर्जित अवकाश का नकदीकरण जो होता है तो वो आपको किस धारा के अंतर्गत आता है, भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की। यहाँ पर आपके सेक्शन दे रखी है, तो इसका आंसर क्या था आपका, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 सेक्शन 10 को मैंने आप लोग को पूरा करा दिया है, वीडियो जरूर से देख लीजिए। आप इस बार कोई और क्वेश्चन पूछ सकता है, इस बार ये वाला क्वेश्चन बना था, अगली बार नेक्स्ट टाइम कोई और क्वेश्चन भी आ सकता है, तो जरूर से इसको देख लीजिएगा आप लोग। फिर नेक्स्ट इसमें आ जाता है
compensation received on voluntary retirement is given by dash of Income Tax Act 1961। कि जो compensation होता है, जो क्षतिपूर्ति जो होती है, दी जाती है कब, जो स्वैच्छिक अवकाश होता है, यानी कि जब स्वैच्छिक वो अवकाश ले रहा है, सॉरी अवकाश नहीं, यहाँ पर रिटायरमेंट की बात कही जा रही है। स्वैच्छिक वो क्या कर रहा है, रिटायर हो रहा है, सेवानिवृत्त हो रहा है स्वैच्छिक तौर पे, तो वहां पर जो उसको कंपनसेशन दिया जा रहा है, वो कंपनसेशन जो होता है वो किस धारा में आता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो सेक्शन 10D में आएगा, 10C में, 10E में या फिर 10D में। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है सेक्शन की, तो उसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट करिए कि किस में आता है। ये मैंने आप लोग को बताया है वहाँ पर, तो जरूर से इसका आंसर मुझे कमेंट करिए सभी बच्चों। अगर नहीं देखिए तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद यहाँ पर मुझे कमेंट करिए। तो हो सकता है इस बार आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। If an employer transfers second-hand motor car to the employee, the purchase site is valued at। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ एन एम्प्लॉयर यानी कि जो नियोक्ता होता है ट्रांसफर सेकेंड हैंड मोटर कार, कोई जो सेकेंड हैंड का क्या मतलब है कि एक बार रीसेल है, एक बार सेल की जा चुकी है, जब फ्रेश थी वो, तो उसको दोबारा रीसेल किया जा रहा है मोटर कार को टू द एम्प्लॉयर को दे रहा है, तो वहाँ पर सुविधा का मूल्य किस मूल्य पर आका जाएगा या जो है उसको निकाला जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो एक्चुअल कॉस्ट लेस डिप्रिसिएशन यानी कि जो वास्तविक उसकी लागत है उसमें से आप डिप्रिसिएशन 30% का लेस कर देंगे फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर अंडर स्ट्रेट लाइन। या फिर बी पॉइंट पे एक्चुअल कॉस्ट लेस डिप्रिसिएशन 20% का कर दीजिएगा WDV मेथड पर। एक्चुअल कॉस्ट या फिर डिप्रिसिएशन आप 30% का कर देंगे फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर अंडर WDV मेथड। एक्चुअल कॉस्ट लेस डिप्रिसिएशन एट 20% फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर अंडर SLM मेथड। तो यहाँ पर जो सेकेंड हैंड कार होती है, अगर हम डिप्रिसिएशन की बात करेंगे तो वहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, अगर इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो एक्चुअल कॉस्ट लेस डिप्रिसिएशन एट 20%, जितनी उसकी एक्चुअल में कॉस्ट आई उसमें से डिप्रिसिएशन 20% का लेस कर देंगे एवरी कंप्लीटेड ईयर अंडर SLM मेथड, जो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है उसके अंदर। तो यहाँ पर कई आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल एज इनकम अंडर द हेड सैलरी। इसमें से कौन सी इनकम ऐसी है जो वेतन जो है, सैलरी जो दे रखी है उस हेड में नहीं आती है। कमीशन रिसीव बाय ए फुल टाइम डायरेक्टर, जो फुल टाइम डायरेक्टर है यानी कि उसी को कमीशन रिसीव हो रही है। रेमुनरेशन रिसीव बाय पार्टनर, कोई जो पार्टनर है, साझेदार है, उसको क्षतिपूर्ति। अलाउंसेज रिसीव बाय एन एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, उसको किसी तरह के भत्ते जो मिल रहे हैं। फ्री अकोमोडेशन गिवन टू एन एम्प्लॉय, कोई फ्री में कोई अकोमोडेशन उसको मिल रही है किसी कर्मचारी को, तो इसमें कौन सी सैलरी हेड में नहीं आएगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता ही है कि जो रेमुनरेशन मिलता है पार्टनर को वो नहीं जाता सैलरी में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो पार्टनर का रेमुनरेशन है वो नहीं जाता आपका इसमें सैलरी हेड में, बाकी सारी चीजें जो है वो सैलरी हेड में ही जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गिफ्ट टू एम्प्लॉय अप टू डैश per annum will not be treated as perquisite taxable in the head of employee। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एम्प्लॉय कर्मचारी उसको जो गिफ्ट मिल रहा है वो कितने तक जो होता है विल नॉट ट्रीटेड एज परक्विसाइट, उसे कितने अमाउंट तक का जो होता है जिसे कि सुविधा में शामिल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर 4000, 5000, 10,000, 2500, यानी कि सुविधा कितने की मिल रही है जो कि आपके टैक्सेबल इन हैंड्स एम्प्लॉय, जो कि जो कर्मचारी होता है उसके हाथ में क्या है, करयोग्य होती है, तो किस सीमा तक जो होगा या कितना अमाउंट जो होता है उसको शामिल नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर जाएंगे तो वो आपका टैक्सेबल हो जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हो जाता है आपका 5000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सैलरी रिसीव बाय द मैनेजर ऑफ एन एग्रीकल्चर फॉर्म इज डैश, कि जो भी सैलरी रिसीव की जा रही है मैनेजर जो है एग्रीकल्चर फॉर्म का, यानी कि कृषि जो फॉर्म है उसका मैनेजर है, उसको जो है सैलरी वेतन दिया जा रहा है। तो क्या होता है, एग्रीकल्चर इनकम कृषि आय माना जाएगा, सैलरी इनकम वेतन से आय माना जाएगा, बिजनेस इनकम व्यवसाय से आय माना जाएगा, कैपिटल इनकम यानी कि पूंजीगत आय माना जाएगा। तो किस तरह की इनकम होती है जो एग्रीकल्चर का फॉर्म है, एग्रीकल्चर के फॉर्म पे जो कोई मैनेजर है उसको जो सैलरी रिसीव हो रही है वो, तो किस तरह की है, तो वो मैनेजर है, वो मैनेजर एज ए मैनेजर एज ए एम्प्लॉय अपना काम कर रहा है, तो अगर वो काम कर रहा है उसको वेतन दिया जा रहा है तो वो इनकम उसकी क्या है, एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी, वो आपकी सैलरी इनकम है उसकी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कोई प्रोफेशनल फर्म होती है जैसे कि लॉ फर्म्स होती हैं,
तो वहाँ पर जो प्रोफेशनल है जो काम कर रहे हैं तो उनकी इनकम जो है वो प्रोफेशन से मानी जाएगी। लेकिन वहाँ पर जो और टाइपराइटर के टाइपिंग का काम कर रहे हैं बाकी के जो एम्प्लॉय होते हैं तो उनको तो सैलरी मिल रही है ना, तो सैलरी इनकम है उनकी। इसी तरह को आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, any benefits attached to an office or position in addition to salary or wages is called। जो भी बेनिफिट्स अटैच होते हैं ऑफिस और पोजीशन इन एडिशन टू सैलरी और वेजेस, जो सैलरी और वेजेस में जो एडिशन कितना होता है उन्हें क्या कहा जाता है? अलाउंसेस, परक्साइज, बेनिफिट्स, नन ऑफ दीज। उनको हम क्या कहते हैं? तो आपकी क्या कहलाती हैं? सुविधाएं कहलाती हैं, अनुलाभ भी जिसे कहते हैं परक्साइज कहलाती हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। जो कुछ भी कैश में मिलेगा, जो अलाउंसेस होते हैं उसके साथ एक वर्ड आपका जरूर जुड़ा रहता है, जो भत्ते होते हैं वो सब आपको नगद में मिलते हैं, कैश में मिलते हैं। और जो ये परक्साइज होती है, अनुलाभ, ये सुविधा होती है, बार बार कह रहे हैं, इसका मूल्य निकाला जाता है। जैसे कि रहने के मकान की जो रेंट पे हाउसेस दिए जाते हैं, तो रहने के लिए आपको मकान मिल गया, घर मिल गया, अब उसकी सुविधा का मूल्य निकाला जाता है और वो टैक्सेबल जो आपकी सैलरी होती है वहां पर जोड़ा जाता है, तो वो आपका क्या हो जाता है? परक्साइज सुविधा अनुलाभ कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीव ट्रैवल कंसेशन इज एग्जाम्पल एज पर सेक्शन डैश। यहाँ पर जो लीव ट्रैवल होता है कंसेशन उसमें जो मिल रहा है वो किस धारा के अंतर्गत आएगा? धारा 10 तो है ही, वो आपको क्लियर है। कौन सी सबसेक्शन है तो मैंने आप लोग को पढ़ाया ही हुआ है, आपको पता है कौन सी सेक्शन में आएगा, 10 सबसेक्शन 5 में आएगा। एक आंसर है ऑप्शन बी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो इस ये वाली जो आपकी पूरी सीरीज है 200 क्वेश्चन से, इसको जरूर से देख लीजिएगा, इससे आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी द बेसिस ऑफ चार्जेस डैश। रेंट रिसीव, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो आपका हेड है उसमें द बेसिस ऑफ चार्जेस, किस बेस पर चार्ज किया जाता है, जो टैक्स निकाला जाता है किस बेस पर निकाला जाता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो एनुअल वैल्यू होती है, वार्षिक मूल्य जिसे हिंदी में कहा जाता है, वो वार्षिक मूल्य निकाला जाता है। पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से कुछ चीजें लेस करी जाती हैं, वो लेस करने पर एनुअल वैल्यू निकल के आती है। तो इसकी वीडियो आपकी क्लास की आएगी, इसमें हम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी डिडक्शन दी जाती हैं। वैसे इसकी डिडक्शन जो है वो मैंने आप लोग की सेक्शन 10 वाली वीडियो जो थी उसी में ही ऐड कर दी थी, जो पांचों आपके हेड होते हैं अलग अलग, ये कौन सी होती हैं, तो आप आई होप आपने देखी होगी, तो वहां से आपको याद भी होंगी और थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा और आपको एक अलग से वीडियो आएगी, वहां भी समझाएंगे। तो एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फॉरेन हाउस प्रॉपर्टीज इनकम इज टैक्सेबल ओनली इन द केस ऑफ डैश। कि अगर विदेश में आपका मकान है, मकान संपत्ति है, तो उसकी इनकम जो होती है वो किसके लिए टैक्सेबल होगी इंडिया में? नॉन रेजिडेंट, अनिवासी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, असाधारण जो निवासी है, ऑर्डिनरी यानी कि जो साधारण निवासी है, नन ऑफ द अबव, किसी के लिए नहीं। तो यहाँ पर आपको पता ही है जो फॉरेन इनकम होती है जो विदेशों से आय होती है उससे सिर्फ जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है उसी के लिए ही क्या होती है, करियर होती है, और किसी के लिए नहीं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर है, एनुअल वैल्यू इज डिफाइंड एज पर सेक्शन डैश। जो एनुअल वैल्यू है वो किस सेक्शन में आएगी? 21 सबसेक्शन 1, 22 सबसेक्शन 1, 23 सबसेक्शन 1 या फिर 24 सबसेक्शन 1, किस सेक्शन में आएगी जो एनुअल वैल्यू होती है? तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है जो आपकी आ जाती है धारा 23 सबसेक्शन 1। जितनी भी सेक्शंस आपकी बताई जा रही हैं इस वीडियो में, आगे भी वीडियोज आएंगी, तो उसको अलग से जरूर से नोट करते चलिए। कोई भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, क्योंकि सेक्शंस आपकी 9 से 10 क्वेश्चन सेक्शंस तो बने हैं धाराओं पर, तो मैं ज्यादा फोकस कर रही हूँ कि हो सकता है इस बार भी एग्जाम में आपसे ज्यादा पूछा जाए, तो इसलिए उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए कि वो गेम चेंजर बन जाएंगे आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेबल फ्रॉम द एनुअल वैल्यू ऑफ एचपी। यानी कि जो एनुअल वैल्यू ऑफ एचपी का मतलब ये है कि जो वार्षिक मूल्य होता है हाउस प्रॉपर्टी का, उसमें से कौन सी चीजें जो होती हैं वो डिडक्ट की जाती हैं, कौन सी चीजों की कटौती दी जाती है? म्युनिसिपल टैक्स पेड, यानी कि जो म्युनिसिपल टैक्स होता है, जो नगर पालिका कर होता है, म्युनिसिपल टैक्स जो किसको बोलते हैं, नगर पालिका कर होता है, कहा जाता है। नगर पालिका कर जो होता है उसको डिडक्ट किया जाता है, या फिर म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर, जो स्वामी के द्वारा नगर पालिका कर पे किया जा रहा है। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर फॉर द प्रीवियस ईयर, गत वर्ष का जो स्वामी है मकान का उसने गत वर्ष का जो है म्युनिसिपल टैक्स पे किया होता है। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर,
जो प्रीवियस ईयर के बीच में ही उसने जो टैक्स पे किया, तो कौन से टैक्स से कर की कटौती की जाएगी। अब देखिए सारे एक जैसे हैं, आपको अगर अच्छे से नहीं पता इसके बारे में तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपका हाउस प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन आया भी था कि कितने की कटौती मिल दी जाती है, इसका आंसर आपका 30,000 था, 30,000 था। उसको भी आगे भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या चीज लेस की जाती है इसमें से जो लेस किया जाता है म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जो होता है उसके बीच में जो भी उसने म्युनिसिपल टैक्स चुकाया होता है ओनर ने, जिसका ध्यान रखिएगा, अगर वो खुद जो रह रहा है वो चुका रहा है, वो पे कर रहा है, तो उसकी कटौती नहीं दी जाती। लेकिन जो ओनर है, स्वामी है, उसने पे किया है तो ही कटौती दी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं जो आपको याद रखने बहुत जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि चारों तो एक जैसे हैं, करेक्ट आंसर कौन सा होगा। जब आपको एग्जैक्टली पता होगा तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द इंडिविजुअल इवन इफ प्रॉपर्टी इज नॉट रजिस्टर्ड इन हिज नेम डैश। क्या क्वेश्चन कह रहा है, द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो मकान संपत्ति से आए हैं इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के हाथों में कर योग्य है, इवन इफ प्रॉपर्टी इज नॉट, भले ही वो प्रॉपर्टी जो है वो उसके नाम पर रजिस्टर्ड ना की गई है। When the property has been transferred to spouse for inadequate consideration, where the property is transferred to a minor child for inadequate consideration, where the individual holds on importable estate, all of the above। तो कौन सी कंडीशन ऐसी होती है इसमें इस तरह की आपकी सिचुएशन बनती है कि जब उसको एसएससी मान लिया जाएगा, इस तरह समझ लीजिए कि उसको करदाता मान लिया जा रहा है, भले ही वो उसके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है हाउस प्रॉपर्टी, फिर भी उसको टैक्स देना पड़ रहा, तो आपका ये तीनों ही कंडीशन हो जाती हैं। इन तीनों ही सिचुएशंस में कंडीशन में जो होता है उसको एसएससी माना जाएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड टू चार्ज द रेंटल इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, यानी कि जो नीचे कंडीशन शर्तें दे रखी हैं वो आपकी अवश्य ही क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। टू चार्ज द रेंटल इनकम अंडर द हेड, यानी कि जो रेंटल इनकम है, मकान किराए से जो आय हो रही है वो आपकी मकान किराया संपत्ति का जो हेड है उसके अंतर्गत या उसके अंडर में चार्जेबल हो या टैक्सेबल हो, उसके लिए कौन सी कंडीशन या शर्तें होती हैं जो सेटिस्फाई फुलफिल होनी कंपलसरी है। The property should consist of any buildings or land. The SSC should be one of the property. The property should not be used by the owner for the purpose of business or professional purpose, all of the above। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो कंडीशंस कौन सी होती हैं, तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन हो जाएंगी, ये तीनों ही कंडीशन रहती हैं आपकी। पहला पॉइंट, द प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग, यानी कि जो संपत्ति है कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग्स और लैंड, कोई भी मतलब उसके पास होना चाहिए, बिल्डिंग्स या लैंड से भूमि या भवन होना चाहिए। दूसरा है द एसेसी शुड बी वन ऑफ द प्रॉपर्टी, जो करदाता है उसके पास कोई ना कोई संपत्ति जो है वो होनी चाहिए। अब आपने अपवाद अभी पढ़े हैं, एक्सेप्शन जो है सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़े हैं कि ये वो सारे एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं जब मान लिया जाता है इसको। द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज बाय द ओनर फॉर द पर्पस ऑफ, जो प्रॉपर्टी है शुड नॉट बी यूज, यानी कि जो ओनर है, स्वामी है, उसके द्वारा नहीं यूज की जा रही है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, अपने व्यवसाय के लिए या फिर प्रोफेशनल पर्पस के लिए। ये तीनों ही कंडीशन हो जाती हैं, ये कंडीशन फुलफिल होंगी तभी आपका जो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में क्या रहती है, चार्ज कर रहे हैं, खुद के व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, तो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में तो कोई भी कटौती नहीं मिलती है। यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Mr. Ram owns a house property. He lent it to Lakshman at 10,000 per month. Lakshman sublet it to Mr. Maruti on monthly rent of 20,000 per month. Rental income of Ram is taxable under the head dash. Income from salary, income from other sources, income from house property, income from business। अच्छा, इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि मिस्टर राम जो थे उनका अपना एक घर था, उनकी अपनी एक प्रॉपर्टी थी। उन्होंने क्या किया, लक्ष्मण जो थे उनको 10,000 रुपए पर मंथ की किराए पर दिया था। लक्ष्मण जो थे उन्होंने किसी और जो है मिस्टर मारुति, उनको मंथली रेंट 20,000 को दे दिया। यानी कि कोई घर है, किसी एक ने जो है आपको किराए पर दिया और आपने क्या किया, किसी दूसरे व्यक्ति को किराए पर दे दिया।
तो वहाँ पर कह रहा है कि जो रेंटल इनकम हो रही है राम की, अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ राम की रेंटल इनकम के बारे में कह रहा है, जो कि मेनली ओनर है, जो हाउस प्रॉपर्टी के ओनर है, उनकी इनकम जो है किस साइड में आपकी टैक्सेबल होगी। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर मिस्टर राम पूछ लिया तो सीधे सीधे जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। क्यों? क्योंकि उनका अपना ही घर था, वो उस घर के ओनर थे, मिस्टर राम जो है उस घर के ओनर है। लेकिन अगर यही को क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, जो मिस्टर लक्ष्मण है उनको जो इनकम हो रही है वो किस हेड में जाएगी, क्योंकि जो लक्ष्मण है वो उस घर के ओनर नहीं है, वो ऑलरेडी किराए पर थे, लेकिन उन्होंने किसी और को किराए पर दे दिया, तो वो सब लेट हो गया। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये शिकमी किराएदार कहलाता है, ये शिकमी किराएदारी पर जाएगा। सब लेट हाउस जो होता है और ये जो किराया है वो शिकमी किराया है। तो ये किस में जाता है, ये आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा। अगर पूछ लेता लक्ष्मण की इनकम तो ध्यान में रखिएगा, ये सारे बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए इनकम टैक्स के बारे में। वैसे थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है बच्चों को इनकम टैक्स, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इनकम टैक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ही है, तो मुझे इनकम टैक्स बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे लक्ष्मण के लिए शिकमी किराएदार हो जाएगा ये, जो मिस्टर मारुति है, लेकिन अगर हम राम की पूछ रहे हैं तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर राम, सेम क्वेश्चन ही है। मिस्टर राम ओन्स ए हाउस प्रॉपर्टी, ही लेंट इट टू लक्ष्मण एट 10,000 पर मंथ। यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर रेंटल इनकम लक्ष्मण की पूछ ली है। वही चीज जो भी मैंने आपको बताया ही था, समझाया ही था, वही चीज उन्होंने यहाँ पर पूछ ली है। तो लक्ष्मण के लिए टैक्सेबल क्या हो जाएगा, तो अभी मैंने बताया ही था, अदर सोर्सेज में जाएगा। वही चीज जो मैं आपको समझा रही थी, क्योंकि लक्ष्मण उस प्रॉपर्टी को ओन नहीं करते, वो उसके पर ऑलरेडी रेंट पर है, इसलिए जो लक्ष्मण है वो उनकी जो टैक्सेबल इनकम है वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर क्लेमिंग द डिडक्शन फॉर अनरियलाइज्ड गेन द एसएससी मस्ट सेटिस्फाई डैश। रूल 4 सेक्शन 4, रूल 4A सेक्शन 4A। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रूल और सेक्शन ये नियम है और ये धारा है, इसको ध्यान में रखिएगा। के बारे में पूछ रहा है कि फॉर क्लेमिंग द डिडक्शन फॉर अनरियलाइज्ड, अप्राप्त किराया, यानी कि जो किराया है अप्राप्त किसी मंथ का नहीं हुआ है, तो उसकी जो आपकी क्लेम करना चाह रहे हैं आप कटौती के लिए, तो वहां पर जो करदाता है वो किस सेक्शन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपकी कौन सा है, नियम 4 की शर्तें जो होती हैं, रूल 4 की कंडीशन। अब वो कंडीशन क्या है इतना डीपली नहीं पूछेगा, मेनली सेक्शन आपसे पूछी जा रही है। तो रूल 4 जो है, रूल 4 में जो सेक्शन आपकी नियम दे रखे हैं, उसको उन शर्तों को कंडीशंस को फुलफिल करेगा तभी उसको मिलेगी अनरियलाइज्ड रेंट की, तो अप्राप्त किराया अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो ज़्यादातर मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी सेक्शंस हैं वो आप लोग को करा दूँ, जिससे कि आपका थ्योरी भी तैयार हो जाए और सेक्शन भी क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूल 4 इंक्लूड्स। अब यहाँ पर रूल 4 में क्या है देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो नियम 4 है वो किन चीजों को इंक्लूड करता है। टेनेंसी मस्ट बी बोनाफाइड, द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज vacated or steps have been taken to vacate the house, the defaulting tenant the defaulting tenant is not occupying any other property of the owner, all of the above। तो रूल 4 क्या कह रहा है, यहाँ पर आपका आंसर जो है वो ऑप्शन डी रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर टेनेंसी मस्ट बी बोनाफाइड, तो यहाँ पर जो टेनेंसी मस्ट बी बोनाफाइड का क्या मीनिंग हो जाता है कि जो भी किराएदारी है वो वास्तविक या प्रमाणिक होनी चाहिए, किसी तरह से और छल कपट या किसी और पर्पज से नहीं होनी चाहिए, प्रमाणिक हो, वास्तविक हो। द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड, यानी कि जो टेनेंट है, जो किराएदार है, वो उसने जो है खाली रखा हो घर, और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू वेकेट द हाउस, या फिर उसने कुछ इस तरह के स्टेप्स ले चुका हो जिससे कि घर जो है वो वेकेट रहा हो, खाली रहा हो। द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट ऑक्यूपाइंग एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर, और जो टेनेंट है, जो भी किराएदार है, वो कोई दूसरा प्रॉपर्टी जो है ओनर की ऑक्यूपाई ना करता हो। ये तीनों कंडीशंस होती हैं, तभी जो होती है अप्राप्त किराया अनरियलाइज्ड रेंट जो होता है उसकी डिडक्शन दी जाती है रूल 4 में। तो आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि रूल 4 क्या है और उसमें क्या डिडक्शन इंक्लूड होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में से हम 111th क्वेश्चन जो है 11वां क्वेश्चन से शुरू करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, आप इसके जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ तो जरूर से देख लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।